हेलो बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, राइट। तो इसमें हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट्स में कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो चलिए, सबसे पहले व्हाट डज इट मीन? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड टू DNA टू RNA, राइट। जस्ट DNA का ही जो सीक्वेंस है वो किस में कोड होगा? mRNA में। The principle of complementarity governs the process of transcription except A pairs with U instead of T। बाकी सारा सेम होगा। मान लिया कि सीक्वेंस ये है, सपोज ये सीक्वेंस है बच्चों, ऐसे ही मैं रैंडम लिख रही हूँ, कुछ इसमें सोच के नहीं लिख रही हूँ ये। तो इससे जो सीक्वेंस कोड होगा वो होगा, अब ए के साथ टी कोड नहीं करेगा, यू, ए, जी, सी, जी, यू, ए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टी की जगह यू लिखा है, बस बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो ये पेयरिंग हम पहले से जानते होते हैं, जी के साथ सी करता है और टी अगर प्रेजेंट है तो यू करेगा, ए करेगा, राइट। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। जैसे डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है और दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट होंगे, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड having 3-5 direction and only small segments of the DNA is copied. So it is necessary to define the region of the strand of DNA that would be transcribed. So हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा रीजन ट्रांसक्राइब करेगा, कौन सा रीजन कौन से स्ट्रैंड का ट्रांसक्राइब करेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये डीएनए है। डीएनए एक 3-5 डायरेक्शन होती है, एक 5-3, दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड। तो ये जो 3-5 वाला है ये ट्रांसक्राइब करेगा, 5-3 वाला नहीं करेगा, राइट। तो इसमें बच्चों जैसे मैंने ये एक स्ट्रैंड ले लिया, तो ये आपका जस्ट अ सेकेंड, ये 3 आएगा यहाँ पर, 5, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये, तो अगर ये मान लिया 3-5 वाला स्ट्रैंड है तो ये आगे 5-3 में ट्रांसक्राइब करेगा। सो आरएनए की डायरेक्शन हमेशा 5-3 ही होगी, कभी भी 3-5 आरएनए की होती ही नहीं है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये देखेंगे, अब आगे देखते हैं हम इसमें वाई बोथ स्ट्रैंड्स डू नॉट कॉपीड इनटू आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इसके दिखते हैं दो रीजन है, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो यही देखो, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी करते हैं, ये mRNA बनाते हैं, तो आप देख रहे हो ये और ये दोनों RNA हो गए ना, तो ये दोनों स्ट्रैंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी इसका मशीनरी। मतलब same segment of DNA will code for 2 different proteins. So if both act as templates, that would code for 2 different RNAs with different sequences which code for different proteins with different sequences. तो ये बड़ा complicated scene है, and therefore only one segment of DNA would be coding for 2 different proteins. This would complicate the genetic information transfer machinery. हमें पता कैसे लगेगा कौन सा सेगमेंट किसको कोड कर रहा है? तो एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग प्रोटीन को कोड करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अब सेकेंड रीजन देखते हैं, if when two RNA if produced would be complementary to each other। ये भी हो सकता है बिल्कुल, जैसे एक ये था हमने ऊपर देखा, दूसरा स्ट्रैंड ये था, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, सो ट्रांसलेशन विल बी प्रिवेंटेड। सो they would form a dsRNA. This would prevent the RNA to be translated. RNA प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, राइट। तो ये हमें
इस तरह के चैलेंज आएंगे जिसके कारण ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए and only a part of DNA will be transcribed. Transcription occurs in nucleus during G1 and G2 phase of cell cycle. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब होता है ट्रांसक्रिप्शन? G1 और G2 के टाइम। एक होता है एस फेज, एस फेज के टाइम होता है डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेटिक फेज बोलते हैं जिसको, इनको हम गैप 1 और गैप 2 फेज बोलते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। It comprises of 3 regions, a promoter, a structural gene and a terminator, right? तो इसमें बच्चों ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये देखो, ये हमें एक डीएनए का सेगमेंट दिया हुआ है, राइट? जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, ये देखो ये डीएनए सेगमेंट है, इसमें एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3-5, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 5-3। जिसकी 3-5 डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसकी 5-3 डायरेक्शन है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अमेजिंगली दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड is also called as non-coding strand and it codes for RNA and it doesn't code for RNA. It doesn't code for anything and even then it is called as coding strand, right? तो इसमें आप देखोगे इसके इस साइड पे तो हम इसको जैसे कोड तो करता नहीं है ये किसी भी चीज को, तो इसको हम एज रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस टू दिस, दिस इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। और ये 5 प्राइम एंड का जो रेफरेंस के तौर पे हम बोलते हैं, दिस इट इज हैविंग ऑन दिस साइड ऑन 5 प्राइम एंड of this coding strand promoter gene is situated, right, on which transcription enzyme RNA polymerase joins and transcription start site. इसके अलावा दूसरी साइड पे है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर जो है वो इसके एंड साइड यानी कि 3 प्राइम एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, इसके कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है, और बीच वाला पोर्शन हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, राइट? तो एक हो गया प्रमोटर जीन, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन और एक हो गया टर्मिनेटर जीन। तो ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है, ये हम देख सकते हैं। आपको अब एक आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज दिखाई हुई है, अगर हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम कोडिंग का लिख सकते हैं, अगर हमें कोडिंग स्ट्रैंड का दिया हुआ है तो हम टेम्पलेट का लिख सकते हैं, राइट? जैसे आप देख सकते हो ए टी टी ए जी सी सी जी ए टी टी ए सो ऑन, ऐसे करके हम लिख सकते हैं बच्चों। इस तरीके से हम करेंगे, और इसमें जो ये वाला स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बनाएगा आरएनए, ये भी हम देखें। सपोज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑलवेज इन 3-5 डायरेक्शन, ये हमेशा याद रखना बच्चों। एंड दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा 5-3 होगी। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो mRNA बनेगा वो बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, राइट? कोडिंग स्ट्रैंड की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो अगर ये सीक्वेंस ऐसे है ATGC 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 ऐसे ही रैंडम लिखा हुआ है, तो इससे अगर हम बनाएंगे mRNA तो देखो A के साथ कौन कोड करेगा? U, T के साथ A, G के साथ C, देन G, देन U, A C G U A C G U A। तो ये आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का अगर सीक्वेंस आता है, आपको पूछा जाए व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA, तो आप ये बताओगे। अगर आपको mRNA का दिया हुआ है प्लस डायरेक्शन दी हुई है, तो आप बताओ, आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट, तो ये बता दोगे। या ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो आप अकॉर्डिंगली वो बताओगे, राइट? तो ये आपका क्वेश्चन में आता है, बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एंजाइम्स, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्यों है ऐसे? क्योंकि टेम्पलेट तो डीएनए है और क्योंकि आरएनए की पॉलीमराइजेशन है, इसीलिए हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। जो ये वाला एंजाइम है
it catalyzes the polymerization only in one direction, that is 5'3". That is why mRNA is having direction 5'3" only. कभी भी इसकी 3'5" डायरेक्शन नहीं होगी. Therefore, the strand with polarity 3'5" acts as template strand. The other strand, that is 5'3", does not code for anything and strangely called as कोडिंग स्ट्रैंड, जो मैंने आपको अभी अभी बताया भी था कि कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं जो कोड भी नहीं करता और उसका है 3'5", राइट. अब आई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन. जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, राइट. जीन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस. तो वो कौन सा डीएनए सीक्वेंस होगा जिसको हम जीन बोल सकते हैं. जीन का दूसरा नाम होता है बच्चों सिस्ट्रोन. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आइदर एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डिफाइन अ जीन ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रोन, राइट. जैसे मान लिया कि ये एक डीएनए है, इसके एक पोर्शन ने एमआरएनए बना दिया. जिस पोर्शन ने एमआरएनए बनाया उसी को हम जीन बोलेंगे या फिर सिस्ट्रोन. इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए. सपोज दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में से ये एमआरएनए बना, ये न्यूक्लियस से बाहर आया, इसके साथ ये राइबोसोम के साथ कनेक्ट हो गया ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. इसकी डिटेलिंग हम बाद में करने वाले हैं. और फिर ये टीआरएनए यहाँ अमाइनो एसिड लेकर के आएगा और ऐसे अमाइनो एसिड को बार बार लेकर के आएगा जिससे ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाने वाला है. ये वाला पोर्शन हम प्रोटीन सिंथेसिस वाले टॉपिक में करेंगे, राइट. द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक जीन which is present in eukaryotes, mostly in eukaryotes, and it is polycistronic which is present in prokaryotes, right. So bacteria में होगा polycistronic और जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो polycistronic means having many cistron, और eukaryotes में होगा monocistronic means only one cistron. Now in eukaryotes monocistronic structural gene have interrupted coding sequences like this. The gene in eukaryotes are split. इसको हम split gene के नाम से भी जानते हैं. तो ये है एक, देख सकते हो यहाँ पे डीएनए सेगमेंट जिसके ऊपर ये येलो कलर के दिखाए हुए हैं. These are called as non coding sequences. मतलब ये कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए. और जो ये व्हाइट वाले हैं these are called as exons, means coding sequences. तो मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए इसको हम इमैच्योर एमआरएनए बोलेंगे. मैच्योर बनाने के लिए इनको रिमूव करना जरूरी है. तो ये इंट्रोन्स की रिमूवल के बाद ये मैच्योर आरएनए बनेगा. इसको भी हम इसी में ही पढ़ने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में. कोडिंग सीक्वेंसेस मींस एक्सप्रेस सीक्वेंसेस कॉल्ड एज एक्सोन्स एंड एक्सोन्स अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए. तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैच्योर एमआरएनए में एक्सोन अपीयर होते हैं या इंट्रोन. तो इंट्रोन शुड बी रिमूव्ड एंड एक्सोन शुड बी they appear, right. They are removed. Intron are removed. Now process of transcription ये देखेंगे अब हम कैसे प्रोसेसिंग होगी इसकी. इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड अ डीएनए टेम्पलेट दैट इज इन 3'5" डायरेक्शन. डीएनए का एक पोर्शन जिससे आरएनए बनेगा. राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट that is ATP, GTP, CTP and UTP, not TTP. Divalent ions, magnesium ions, manganese ions as cofactor. and इस केस में प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है. रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर चाहिए थे, इसमें बच्चों नहीं चाहिए, राइट. अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए. ऑल आरएनएज आर नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये वाला भी हम देखने वाले हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA. mRNA provides template for RNA formation and tRNA is it helps in transferring amino acids. It carries amino acid and reads genetic code. बच्चों यहाँ पर तुम्हें लगेगा ये क्या है?
बट ये जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल तुम यही बात याद रखो कि टीआरएनए का क्या काम है, ये अमाइनो एसिड को कैरी करके लेके आता है, राइट। और जेनेटिक कोड को कैसे रीड करता है ये नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे। आरआरएनए जो है वो एक स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, राइबोसोम बनाता है, और इसकी भी डिटेलिंग हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में कैसे। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि कैसे तीनों आरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में बच्चों। ये देखो न्यूक्लियस से ये एमआरएनए बन करके बाहर आया और एमआरएनए ने ये प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को असेंबल कर दी बाय कंबाइनिंग विद आरएनए राइबोसोम्स। फिर ये टीआरएनए है, टीआरएनए राइबोसोम्स ऑलरेडी मेड अप ऑफ आरआरएनए, ऐसे आरआरएनए ने हेल्प की इसमें। और ये जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से पिक करके यहाँ लेकर के आता रहेगा। एक ये टीआरएनए आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे करके एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। कैसे बनेगी वो हम ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, राइट। अब हम यहाँ देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसके 3 प्रोसेस हैं बच्चों, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में भी आता है अक्सर, जो इसके जो इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन पार्ट में इट रिक्वायर्स सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को चाहिए सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन को चाहिए रॉ फैक्टर। इलोंगेशन डजंट नीड एनी फैक्टर, राइट। सो इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए डजंट रिक्वायर प्रोसेसिंग, इसमें प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सोन इंट्रोन्स का चक्कर नहीं है, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है इसलिए जरूरत ही नहीं है। इसमें तो सिंपल एक ये सेल है और यहाँ पर ये देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, बस इसी से ये आरएनए बनता जाएगा और साइटोप्लाज्म में एंटर करता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही है ये। एंड बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस कैन बी कपल्ड, मतलब साइमल्टेनियस होंगे, एक पूरा भी नहीं हुआ कि दूसरा स्टार्ट हो गया। बच्चों ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें एक तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनए बनाएगा, राइट। तो इसमें देख सकते हो ये डीएनए हेलिक्स है, यहाँ पर ये इनिशिएशन पार्ट में सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ है, यहाँ पर ये वाला सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ये इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इलोंगेशन में देखो सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो गया, फिर उसके बाद टर्मिनेशन फैक्टर में ये अगेन रॉ फैक्टर इसके साथ अटैच हो गया। बस तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फिर ये टर्मिनेशन के बाद ये आरएनए निकल करके बाहर आ गया, राइट। अब ये देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो क्या है ये देखने वाला बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देयर आर 2 additional complexities. What are these? 3 RNA, there are 3 RNA polymerase, just a second. 3 RNA polymerases in nucleus and clear-cut division of labor. बच्चों इसमें से नीट में काफी क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने अलग से टेबल ही बना के दिखाया हुआ है आपको। RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3 एंड कौन से कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस में है RNA polymerase 1 और ये दोनों हैं न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो और इससे क्या क्या बनता है, RNA बनते हैं पॉलीमरेज 1 से, जैसे 28S, 18S, 5.8S, और RNA पॉलीमरेज 2 से HNRNA, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री-RNA, और RNA पॉलीमरेज 3 से जो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है tRNA, 5S RNA एंड SNRNA, राइट। तो ये सारे इसके साथ ही बनेंगे। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिया हुआ है बच्चों, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, 5S RNA ये राइबोसोमल RNA होगा इससे। चलो अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या क्या टाइप की प्रोसेसिंग है इसके अंदर। प्रोसेसिंग इसमें 2 टाइप की होती है,
स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग एंड मतलब स्प्लाइसिंग एक टाइप की प्रोसेसिंग, दूसरी है कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में जस्ट रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स आर जॉइंड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी शो किया हुआ है बच्चों। ये देखो ये इंट्रोन्स हैं, इनके रिमूवल के बाद ये बन गया एक्सोन की जॉइनिंग के बाद मैच्योर RNA। और सेकेंड जो है दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग अकर्स एट 5 एंड, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कैपिंग है, यहाँ पर ये आपको नजर आ रही होगी, ये कैपिंग है, ठीक है, ये कैपिंग है। कैपिंग एट 5 प्राइम एंड दैट अकर्स विद मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कैपिंग है, राइट। तो इसमें ये और टेलिंग किससे होगी, ये एडिनिलेट रेजिड्यू, बार बार एडिनिन इसके साथ अटैच होगा। ये एडिनिलेट रेजिड्यू है जो कि 200 to 300 रेजिड्यूज होंगे, और ये होती है 3 प्राइम एंड पर, और टेलिंग कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना, आप ये इसको निकाल दो, राइट। तो ये इसमें यही आता है क्वेश्चन, प्रोसेसिंग के क्या लेवल्स हैं, कौन कौन सी होती है। तो बच्चों स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग एंड टेलिंग ये अनदर टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है, ये याद रखना पड़ेगा। किससे होती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किससे टेलिंग होती है, एडिनिलेट रेजिड्यू से। हाउ मेनी, 200 to 300, राइट। इसके साथ ही बच्चों ये आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।